चलिए, प्राचीन भारत बिहार के इतिहास में आपका स्वागत है। प्राचीन बिहार के इतिहास में आपका स्वागत है और ये लेक्चर हमारा किस पे डेडिकेटेड है? बीपीएससी 16 डे क्रैश कोर्स, यानी कि 60 दिन का एक हम क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसके द्वारा आपका पूरा का पूरा बीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट, चाहे कोई भी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ तक कि करेंट अफेयर्स हो, यहाँ तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, पूरा का पूरा इस 60 दिनों में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और ये आज से हमारा जो 60 डे क्रैश कोर्स है, इसका प्रथम वीडियो है। क्या है? 60 डे क्रैश कोर्स का ये हमारा पहला वीडियो है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को प्राचीन बिहार के इतिहास से। प्राचीन बिहार के इतिहास को मैं किससे जोड़ूंगा? महाभारत से जोड़ूंगा। महाभारत से जोड़ के आपको बताऊंगा ना, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए आज हम लोग कहाँ जाएंगे? टाइम मशीन की जर्नी के द्वारा क्या समझेंगे? बिहार के इतिहास के बारे में समझेंगे और थोड़ा बहुत भारत के इतिहास के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा बिहार का इतिहास भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग किसको पढ़ते हुए चलेंगे? बिहार के इतिहास को, भारत के इतिहास को, दोनों को साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या देख रहे हैं? पाषाण काल। जिस काल में पत्थरों का उपयोग करता था मानव, उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। जिस काल में मानव द्वारा पत्थरों का उपयोग किया गया, उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए आता है कि पाषाण काल और नवपाषाण काल में अंतर बताइए। तो क्या बोलेंगे? जिस काल में मानव केवल और केवल किस पे? पत्थरों पे निर्भर था, पत्थरों का उपयोग करता था, पत्थरों में ही जीवन यापन करता था, उस काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, बिहार में इसके कुछ क्षेत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के बिहार में हमें कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए हैं दक्षिण वाले इलाके में। यहाँ पे जो साउथ वाला जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ क्षेत्र भी प्राप्त हुए हैं। मुंगेर है, गया है, ये 2 क्षेत्र हैं पूरा पाषाण काल के जो बिहार में स्थित है। यहाँ से हमें प्राप्त क्या क्या हुए हैं? यहाँ से हमें प्राप्त हुआ हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, चाकू प्राप्त हुई है और खुरपी, जो खुरपी, ये 3 चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र बिहार में है, मुंगेर हो गया, इन दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है? हमें 3 चीज़ प्राप्त हुए हैं। हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी हमें प्राप्त हुई। कहाँ से? मुंगेर और गया से। मध्य पाषाण काल के भी बिहार में कुछ क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में होता क्या था ना, कि जो हम लोग पत्थरों के औजार पहले जो बड़े बड़े बनाते थे, तो धारदार नहीं हुआ करते थे। इसमें हुआ क्या कि लोग जो औजार बनाने लगे, वो छोटा औजार बनाने लगे और धारदार बनाने लगे। अब जैसे मान लीजिए तलवार होता है बड़ी चीज़ को काटने के लिए, ठीक, हो सकता है वो उतना धारदार ना हो सकता है कि क्या नाम है, छोटी चीज़ को वो ना काट पाए। उसी तरीके से हम लोग छोटा छोटा चाकू बनाने लगे, छोटा छोटा खुरपी बनाने लगे, जिसमें धार बहुत ज़्यादा था, बहुत नोक ज़्यादा था, इससे छू दे तो कट जाए। पहले जो औजार बनाते थे पत्थर के, जिसको तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए बनाते होंगे, तो उस समय जो औजार बनाते थे वो बड़े बड़े बनाते थे, लेकिन उसमें धार नहीं होता था। अब मानव को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ, थोड़ा सा उसका दिमाग विकसित हुआ, फिर वो क्या बनाने लगा? छोटा औजार बनाने लगा और बहुत ताकतवर हथियार, जैसे कि धारदार हथियार, जिससे किसी का भी गर्दन उड़ा दे। इसी से वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार भी करते थे। नवपाषाण काल के भी क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं बिहार में। उसमें से 2-3 जगह हैं जहाँ से हमें कुछ ऐसे जगह चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनसे क्वेश्चन बीपीएससी 64 में पूछे गए हैं। चिरान, सारण और चेचर, वैशाली, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, मतलब हड्डियों के बने औजार प्राप्त हुए। तो सोचिए उस समय लोग हड्डी के औजार बना के उपयोग करते थे। जो मानव की हड्डी होती है या जानवरों की हड्डी होती है, उनके औजार बना के किसका उपयोग करते थे? शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं? चिरान से और चेचर से। चिरान कहाँ है? चिरान आपका सारण में है और चेचर कहाँ है? वैशाली में। वही वज्जी, वैशाली आप सुने होंगे, वज्जी की कैपिटल वैशाली, 16 महाजनपदों में से। लेकिन ताम्र पाषाण काल के भी हमें कुछ क्षेत्र प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण काल के भी हमें कुछ क्षेत्र प्राप्त होते हैं बिहार से, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन छाट के मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए, चिरान सोनपुर में है, चेचर राजगीर में है और गया मनेर में है, पटना में। यहाँ से हमें ताम्र पाषाण काल को कुछ औजार और कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। वैदिक काल के भी कुछ हमें क्या नाम है? सबूत प्राप्त होते हैं। देखिए, वैदिक काल में एक ग्रंथ था, जिस ग्रंथ में सबसे प्रथम बार बिहार शब्द का उल्लेख किया गया था। पूछता है कि किस ग्रंथ में बिहार का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, तो वो कौन सा ग्रंथ था? तो उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण।
शतपथ ब्राह्मण में बिहार शब्द का प्रथम बार उल्लेख देखने को मिलता है हमें। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में कीकट एवं ब्राह् शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। जो ऋग्वेद था उसमें कीकट एवं ब्राह् शब्द का उपयोग देखने को मिलता है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। 10 को टोटल 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। ये सभी हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। सबसे प्राचीनतम वेद था। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। ये सभी हमें देखने को किसमें मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद में विदेह राज्य का वर्णन देखने को मिलता है और किसका देखने को? मिथिला राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। विदेह और मिथिला राज्य का वर्णन देखने को किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में। अब देखिए, अब यहाँ से तो कहानी आपको पता चल गई कि हाँ ये तो भैया प्राचीन भारत का इतिहास था, तो उसमें पूरा पाषाण काल देखे, मध्य पाषाण काल देखे, ताम्र पाषाण काल देखे, फिर वैदिक काल देखे, वैदिक काल के बाद ऋग्वेद देखे, यजुर्वेद देखे। लेकिन अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे? महाभारत पे आ जाएंगे। महाभारत की जर्नी पे आ जाएंगे। अगर आप महाभारत का थोड़ा बहुत सीरियल देखे होंगे तो आपको याद होगा किसके बारे में? महारथी कर्ण के बारे में, गांधार राज शकुनी के बारे में, आपको पता होगा वज्जी के बारे में, आपको पता होगा मत्स्य के बारे में, जहाँ पे राजा विराट जो इनकी सुरक्षा कर रहे थे, किनकी? पांडवों की, जहाँ पे शरण लिए थे पांडव, उनके बारे में सुने होंगे। तो वो सभी कहाँ हैं? वो सभी जुड़ते हैं किससे? महाजनपद से जुड़ते हैं और महाभारत से जुड़ते हैं। आपने बृहदत्त के बारे में सुना होगा, जरासंध का जो पुत्र था, जिसने सर्वप्रथम कहाँ पे? मगध पे शासन किया था। ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन वास्तविक रूप से माने तो हमें हर्यक वंश को ही देखने को मिलता है, वास्तविक रूप से, जिसका हमें लिखित प्रमाण देखने को मिलता है। मगध पटना और नालंदा वाले इलाके में था। मगध पटना और नालंदा वाले इलाके में था और ये काफ़ी समृद्ध महाजनपद था। देखिए, समृद्धि का दो ही कारण हो सकता है, या तो वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा हो, वहाँ पे क्या नाम है, वहाँ का शासक अच्छा हो, या फिर एक चीज़ और हो सकता है, वहाँ पे आपको क्या मिले? कृषि योग्य भूमि मिले और उपकरण की व्यवस्था मिले। तो यहाँ पे उपकरण देखिए, मान लीजिए पत्थर की जो कुल्हाड़ी बनती थी, पत्थर की कुल्हाड़ी से आप ज़्यादा तो जोत नहीं पाएंगे, ठीक? अब ज़्यादा खेत तो जोत नहीं पाएंगे। एक तो पत्थर भी भारी, एक तो उसमें ज़्यादा नोक नहीं, तो आप ज़्यादा खेत को जोत नहीं पाएंगे। लेकिन जब वही चीज़ अब क्या बनेगी? लोहे का बन जाएगा, तो उससे धारदार भी मिलेगी, हल्की चीज़ भी मिलेगी और जोतने में आसानी भी होगी। जैसे इस समय हम लोग आधुनिक युग में किसका? ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जोतने के लिए। पहले क्या करते थे? बैलों के द्वारा खेतों को जोतते थे, लेकिन वो जो औजार होता था वो तो लोहे का ही होता था ना। तो लोहे के इस्तेमाल के कारण मगध इतना क्या हो गया? क्या बन गया? सबसे समृद्ध महाजनपद हो गया, सबसे समृद्ध और सबसे ताकतवर महाजनपद हो गया। इसके कुछ भौगोलिक स्थिति भी इस प्रकार की थी, चारों तरफ से राजगीर की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, अटैक करना भी मुश्किल था। एक तो यहाँ पे शासक भी अच्छे आ गए। इसके कारण क्या हो गया? मगध का विकास हो गया, मगध का उत्कर्ष हो गया। देखिए, अंगराज कर्ण सुने हैं ना? महारथी कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण। तो अंगराज कर्ण यहीं के थे, ठीक? यहीं के थे, आप याद करके मान के चलिए। अंग कहाँ था? भागलपुर मुंगेर वाले इलाके में था। कहाँ पे था? अंग महाजनपद कहाँ पे था? भागलपुर मुंगेर वाले क्या नाम है इलाके में स्थित था। वज्जी, देखिए वज्जी एक गणतंत्र था। वज्जी क्या था? एक गणतंत्र था। वज्जी एक गणतंत्र था। वज्जी वाला जो इलाका आप देखने को मिलता है, ये 8 जनपदों को मिला के एक संघ बना हुआ था, इसलिए यह भी ताकतवर। अगर मगध के बाद दूसरा कोई ताकतवर जनपद था ना, तो ये वज्जी था, ठीक? और फिर मगध को उत्कर्ष के कारण क्या क्या हुए? मगध को उत्कर्ष के कारण आप जान सकते हैं कि मगध में अच्छे शासक आए, वहाँ पे लोहे का इस्तेमाल होने लगा। जहाँ से लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उस युग को क्या कहने जाने लगा? कलयुग कहा जाने लगा। जिस युग में लोहे का औजार बनने लगा, लोहे का इस्तेमाल होने लगा, उस युग को कौन सा युग कहा जाने लगा? उस युग को कहा जाने लगा कौन सा युग? कलयुग। अब देखिए, कुछ हमें यहाँ पे शासक भी देखने को मिलते हैं जो प्रमुख हैं, जो बिहार के लिए हमें पढ़ने इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। देखिए, हर्यक वंश का जो शासक था वो कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का जो शासक था, हर्यक वंश का जो संस्थापक था, वो कौन था? बिंबिसार था। इस वंश को क्या नाम है? पितृहंतक वंश के भी नाम से जाना जाता है। इस वंश को क्या नाम है? पितृहंतक वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या कर करके क्या की थी? गद्दी को प्राप्त की थी। या तो अपने सेनापति, अपने राजा को मार के, या तो अपने पिता को मार के क्या किए थे? यहाँ के जो शासक थे अपनी गद्दी को प्राप्त किए थे। पहले भी यही होता था, अभी भी यही होता है। अब देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक मैंने आपको क्या बताया? बिंबिसार था। उसने क्या नाम है, शादी कहा जाता है कि 500 शादियाँ की थी उसने। कितनी? 500 विवाह किए थे और विवाह कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्या किया था? विवाह कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर इसके बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु, उसको कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था, पिता की हत्या करने वाला।
अजात शत्रु के बाद अगला शासक आता है उदयन, जिसने क्या की थी, पाटलिपुत्र क्या नाम है शहर की स्थापना की थी। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद शिशुनाग रहता है। ये अपनी कैपिटल को कहाँ ले जाता है, ये अपनी कैपिटल को ले जाता है कहाँ पे, वैशाली ले जाता है। और शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन था, कालाशोक था। एकदम काला कलोटा था, मतलब एकदम कोयले की तरह काला था, इतना काला था कि आप देख के शर्मा जाते। ठीक, उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश का आप हर कोई जानता है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंदन या फिर महापद्मनंद या महापद्मनंदी, इन 4 तो देखने को आपको मिलता है, लेकिन आपको ऑप्शन में तो दिख ही जाएगा कि महापद्मनंद। ठीक, महापद्मनंद ने क्या की थी, नंद वंश की स्थापना की थी। और इसके बाद जो अगला शासक क्रूर शासक आया उसका नाम था घनानंद। क्या था, घनानंद। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कहाँ पे, भारत के पश्चिम वाले इलाके में, सिंध वाले इलाके में, जहाँ पे आम्भी ने आत्मसमर्पण किया था और पूरज ने क्या कहते हैं हेपेटाइटिस की युद्ध की लड़ाई लड़ी थी। जिसके बाद क्या हुआ था, पूरज हार गया था और सिकंदर उसको राजपाट सौंप के छोड़ चला गया था। क्यों, क्योंकि पूरज जो था एक स्वाभिमानी राजा था और बहुत अच्छा लड़ाकू था। क्या किया था, बराबरी की टक्कर दिया था। उससे प्रसन्न होकर सिकंदर उसको राजपाट दे के चला गया। जो रावी नदी के तट थे या झेलम नदी या रावी नदी का तट जो था, वहीं से वो कहाँ लौट गया, कहाँ पे, बेबीलोन लौट गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, एरिस्टोटल था। क्या नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम एरिस्टोटल था और पिता का नाम क्या था, फिलिप था। क्या था, पिता का नाम फिलिप था, याद रखिएगा। अब उसके बाद जो अगला शासक आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में भी हर कोई जानता है, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके जो गुरु थे कौटिल्य चाणक्य थे। कौटिल्य चाणक्य, इनकी पुस्तक क्या थी, इनकी पुस्तक थी जो अर्थशास्त्र के बारे में आप पढ़ते, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके जनक थे कौन, ये चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, इन्होंने बदले की आम में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, रेडी किया और क्या किया, किससे बदला लिया, इनसे, नंदों से। किससे, नंदों से। गुप्त वंश में कुछ महान शासक देखने को मिलते हैं। जैसे गुप्त वंश में आपको कुछ शासक देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। 100 युद्ध लड़ा, 100 का 100 युद्ध जीता था। कौन, गुप्त वंश का संस्थापक सबसे पहली बात आप याद रख लीजिए, श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद अगला जो शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम आता है। अगर बीच में थोड़ी देर के लिए घटोत्कच आता है उत्तराधिकारी बन के, लेकिन अगर महान शासकों की गिनती में गिने तो चंद्रगुप्त प्रथम ही आता है। इसके शासनकाल में समृद्ध था गुप्त वंश। जैसे एक समय था कि औरंगजेब के शासनकाल में पूरा भारत एक एकीकृत भारत हो गया था। अशोक के शासनकाल में एकीकृत भारत हो गया था, तो वापस से चल के गुप्तों के शासनकाल में भी एकीकृत भारत हो गया था। इनके शासनकाल में चंद्रगुप्त सेकंड देखने को मिलते हैं, समुद्रगुप्त देखने को मिलते हैं, कुमारगुप्त देखने को मिलते हैं, और क्या नाम है लास्ट कई ऐसे स्कंदगुप्त देखने को मिलते हैं, जिनके शासनकाल में हुई घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक, तो कुमारगुप्त ने क्या की थी, नालंदा की स्थापना की थी। किसकी, नालंदा की स्थापना की थी। और पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। इनके ही शासनकाल में एक राजा था धर्मपाल, जिसने क्या की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये सभी हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, बिहार में ही देखने को मिलते हैं। और ये सभी हमें वंश कहाँ को पढ़ने को मिलते हैं, तो मगध वाले इलाके में देखने को मिलते हैं। इसलिए ये लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो बिहार का आप मैप अपने घर में एक खरीद के रख लीजिए। बिहार के बीचों बीच से एक नदी होकर गुजरती है जो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। उस नदी का नाम है गंगा। इसकी लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक, 2525 किलोमीटर है। अब देखिए बिहार का गठन कब हुआ था, बिहार का गठन 1912 में हुआ था। ठीक, 1936 में क्या हुआ था, ये बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। और सन 2000 में क्या हुआ था, यहाँ 2000 में बिहार से कौन बना था, झारखंड बना था। तो झारखंड बनने के बाद वहाँ से जो खनिज संपदा थी 90 से 92% खनिज संपदा कहाँ चलेगी, झारखंड में चलेगी। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, आपको 100% इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा बिहार से डेडिकेटेड है और भारत के इतिहास से समर्पित है। अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे भी तो आपको 2-3 बार सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि बहुत टफ तरीके से मैंने बताने की कोशिश नहीं की है, बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश की है। और टोटल बिहार में पूछता है कभी कभी 38, टोटल जिले कितने हैं, 38 हैं। नेशनल पार्क कितने हैं, नेशनल पार्क है एक, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। यहीं पे हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखने को मिलते हैं। जब समाज में कुरीतियाँ बढ़ गई, महिलाओं पे शोषण होने लगा, पुरुषों पे शोषण होने लगा, जब वह जो वर्णों के आधार पर समाज को बांटा जाने लगा, तब हमें क्या देखने को मिलता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म का उत्कर्ष देखने को मिलता है। यहीं पर हमें क्या मिलता है, आप सुने होंगे कि जो एक विदेशी यात्री आया था
आप सुने हैं, क्या नाम है, जो इंडिका पुस्तक की रचना किया था उसका आप कमेंट करके नाम बताएंगे, कौन था? मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज समाज को 7 वर्गों में बांट दिया था। क्या किया था? 7 वर्गों में बांट दिया था। हम लोग तो 4 ही वर्ग सुनने को ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जो मेगास्थनीज जो पुस्तक था लिखा था कौन? इंडिका, वो समाज को 7 भागों में बांट दिया था। समाज में रहने वाले लोगों को 7 भागों में बांट दिया था। और ये कौन था? ये किसका नाम? जो सेल्यूकस निकेटर जो था, किसका? सिकंदर का जो सेनापति था, उसका राजदूत बन के यहाँ कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको बार बार सुनिएगा। हो सके तो इस लेक्चर को 5 से 6 बार देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर को ऑनलाइन ही देखें। आप ऑफलाइन देखते हो तो ज़्यादा हम लोग को समझ में नहीं आता है, आप ऑनलाइन देखेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तभी हम लोग अच्छा वीडियो ला पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।